बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, दरिया सिंध में पानी का उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। तोंसा बैराज पर 24 घंटे में 50,000 क्यूसेक से जायद पानी का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पानी की आमद 4,15,000, इखराज 4,09,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,36,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जिना बैराज पर पानी की आमद 3,54,000 क्यूसेक है। मियां वाली कच्चे के नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मकीनों की नकल मकानी, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू के ज़ेर एहतमाम मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं ताकि किसी नागहानी सूरत हाल में लोगों को फौरी रेस्क्यू किया जा सके। आपको अपडेट करें, दरिया सिंध में पानी का उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। तोंसा बैराज पर 24 घंटे में 50,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मियांवाली में सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियां जारी। सैलाब मुतासरा इलाकों से पानी में फंसे 106 महसूर अफराद को रेस्क्यू किया गया। 655 मवेशियों और जरूरी साजो सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। तमाम ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की निगरानी में किए गए। रेस्क्यू ने हालिया फ्लड सीजन के दौरान मजमूई तौर पर 417 अफराद को रेस्क्यू किया। 655 मवेशियों और जरूरी साजो सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हंगामी सैलाबी हालात के पेश नजर रेस्क्यू टीमें सैलाबी इलाकों में अलर्ट हैं। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, मियांवाली में सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियां जारी। सैलाब मुतासरा इलाकों से पानी में फंसे 106 महसूर अफराद को रेस्क्यू किया गया। 655 मवेशियों और जरूरी साजो सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल भी किया गया है। मुल्तान रेलवे कॉलोनी की खस्ता हाल, बारिशों से छतें और दीवारें गिरने का खदशा। रेलवे मुलाजमीन के अहल खाना गैर महफूज जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकीनों का कहना है कई सालों से रेलवे क्वार्टर्स की मरम्मत नहीं की गई, सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं। रेलवे इंतजामिया को बारहा शिकायत कर चुके लेकिन कोई नोटिस नहीं लेता। मुल्तान रेलवे कॉलोनी खस्ता हाली का शिकार, छतें और दीवारें गिरने का खतरा। बारिशों में क्वार्टर्स में पानी जमा होने से मकीन गैर महफूज जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। कई सालों से रेलवे क्वार्टर्स की मुरम्मत न की जा सकी। रेलवे कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो चुका है, सफाई का कोई इंतजाम ही नहीं। मकीनों का कहना है कि रेलवे इंतजामिया को बार शिकायत कर चुके हैं। क्वार्टरों में हम गंदगी और बदबू से तंग हैं। रेलवे इंतजामिया खामोश तमाशाई, मसले पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। रेलवे क्वार्टरों के रिहायशियों ने वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मुल्तान में बारिश बरसे 20 से ज्यादा घंटे हो गए। वासा इंतजामिया की जानिब से तहाल पानी का निकास न किया जा सका। मरकजी ईदगाह पर तालाब का मंजर पेश करने लगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं जुहैब बुखारी से। बिल्कुल, कल इसी वक्त जो है वो बारिश शुरू हुई थी मुल्तान शहर में और बड़ी मूसलाधार बारिश जो है वो हुई थी और 117 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद हमने देखा कि वासा इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ जो मकामात थे वहाँ पर पानी का निकास तो किया गया, लेकिन यहाँ पर पानी का निकास जो है वो बेहतर नहीं हो सका है। इस वक्त हम ईदगाह चौक पर मौजूद हैं, जो कि मुल्तान शहर का अहम तरीन रोड भी कहलाया जाता है और चौक भी जो है वो कहलाया जाता है। और आप मेरे कब में देख सकते हैं कि पीछे जो है वो पार्क है और ये पार्क में जगह जगह पानी जो है वो आपको नजर आएगा। यहाँ की अगर हम सूरत हाल जो है वो अगर आपको दिखा सकें तो परसों तक की अगर हम बात करें, क्योंकि कल तो यहाँ पर पानी था तो यहाँ पर रौनकें हुआ करती थी, यहाँ पर बच्चे जो है वो खेला करते थे और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो एक महफिल से जो है वो यहाँ पर लगी हुआ करती थी। लेकिन आज ना तो यहाँ पर लाइट्स ऑन है और ना ही यहाँ पर कोई तफरी का समाज जो है वो इस वक्त हमें यहाँ पर देखने में आ रहा है। वासा इंतजामिया मेरे शायद यहाँ पर पानी की निकास करना जो है वो भूल गया है, क्योंकि शहर का अहम मरकजी जो है वो रोड है और साथ अहम दफातर भी मौजूद हैं, लेकिन ये इस वक्त नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। बेंचेस इस वक्त डूबे हुए हैं, तालाब का मंजर पेश कर रहा है, दरख्त भी जो है वो इस वक्त डूबे हुए हैं और यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो भी मायूस होकर जो है वो यहाँ से वापस लौटते हुए जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ मजीद भी लोगों से हम बात करेंगे कि वो क्या सूरत हाल जो है वो देखते हैं। ये देखें, इस वक्त जो फैमिलीज आ रही हैं, तार साहब दिखाएं, तो ये भी वापस मजबूरन लौटने पर जो है वो मजबूर हो गए हैं। भाईजान, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? पहले तो यहाँ पर बच्चे होते थे, यहाँ पर जुम्मे के रोज रौनक मेला होता था, अब तो सिर्फ पानी पानी है। ऐसा लग रहा है आप किसी झील किनारे खड़े हैं। ये पानी की वजह से है ना, पानी भरा हुआ है, पानी की वजह से है ना, देख देख के वापसी जा रहे हैं।
जो भी है मकसद, ये पानी निकला हुआ होता तो फिर अब आम चलो बैठ जाती। अब बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, खड़े हो रहे हैं, देख देख के जा रहे हैं। दूर दूर से आती है पब्लिक, वो देख देख के वापसी जा रही है। और सुबह से यहाँ पर पानी जो है वो इसी तरीके से खड़ा है। हाँ, ये रात की बारिश आई हुई है तो सुबह तक ये पानी भरा पड़ा है। बेंचों पे कोई बैठने की जगह नहीं है यहाँ पर। नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की भी जगह नहीं है अंदर। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी इस वक्त जो हैं वो जो उनके वालिदैन उनको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन बावजह मजबूरी यहाँ तो रौनकों के मेले हुआ करते थे, बहारें हुआ करती थी, हम देखते थे, लेकिन आज बच्चे मेरे ख्याल में मायूस वापस लौटे। बाजी आए थे हम बच्चों को लेके इधर भी चलो बैठते हैं, लेकिन यहाँ इंतज़ामिया की इतनी गफलत है कि बारिशें होती हैं बस वो इंतज़ामिया सो जाती है, ना उनको परवाह है ना कुछ है। ये देखें आप सारा समंदर बना हुआ है इधर, तो हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई सही टाइम पर आकर अपना इंतज़ामिया काम किया करे, क्यों बेहतर बनाए। हाँ, इसकी निकासी अच्छी की जाए ताकि ये फौरन बेहतर हो जाए। अब ये देखें ये हफ्ता ऐसे ही रहेगा, एक हफ्ता ऐसे ही रहना है। ऐसे ही रहना है इसने। अब इंतज़ामिया आएगी, वो इधर उधर से झाड़ू दे जाएंगे, इसका जो मेन काम है वो नहीं करते। ये मेन काम करना चाहिए, पार्कों की सफाई करनी चाहिए। ये इंतज़ामिया बस पता नहीं क्या करते रहते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं घर से निकले थे अपने वालिदैन के साथ, क्योंकि मौसम जो है वो बेहतर हो रहा था। हम आगे के मनासिर भी हम आपको दिखाएंगे, शायद इंतज़ामिया को जो है वो इस हवाले से कुछ होश भी आ जाए। और ये जो तारे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की, ये भी इंतहाई ख़तरनाक हैं, और बिल्कुल सारा ये जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ ये बने हुए हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नंगी तारे हैं, इस पर कोई कवरिंग जो है वो नहीं की हुई। कैमरामैन ताहिर अगर आपको आगे की सूरत हाल जो है वो दिखा सके, तो ये भी बिल्कुल गीली है, और ये बिल्कुल पाइप जो है वो नीचे पानी में जा रहे हैं, और ये तारें भी बिल्कुल, जो मेरा कैमरामैन ताहिर यहाँ से अगर आप आपको दिखाएं तो ये तारें जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त पानी के अंदर जो हैं वो डूबी हुई हैं, और यकीनन इसमें अर्थ जो है वो ज़रूर होगा। अनजाने या जाने में जो है वो कोई भी बच्चा इसको हाथ लगा सकता है। ये मुबैना गफलत है, PH की भी यहाँ पर गफलत है। और यहाँ अगर हम सूरत हाल अगर आपको दिखाएं ताहिर कि यहाँ की सूरत हाल दिखाएं, तो यहाँ भी आपको सारा पानी जो है वो नज़र आएगा, ताहद निगाह तक यहाँ पानी ही पानी है। अहम पार्क है, मरकज़ी पार्क है, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, खेलने के लिए आते हैं, यहाँ पर झूले लगे होते हैं, यहाँ पर जो है वो कारोबार भी लोगों का मुतासिर जो है वो होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। PHA कहाँ गायब है सब ये बताइएगा, जो PHA है या वासा इंतज़ामिया है वो कहाँ गायब है? वहाँ से तो आई नहीं है बिल्कुल भी। PHA वाले हैं, उनके गार्ड छाड़ आते हैं, वो अपनी ड्यूटी दे के चले जाते हैं। क्या ड्यूटी देते हैं? बच्चों की दारा देते हैं जो निगरानी की है। तो उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर सफाई वगैरह भी करनी है और इस कंप्लेंट करें? PHA को चाहिए कंप्लेंट करें कि उनके पार्क में पानी खड़ा है यहाँ पर। ये मालिक की निगरानी है, तो मालिक का हक है उनको इतला देना। अब उसको पता नहीं इतला दी है नहीं है, आज मुझे लगता है माली भी नहीं आया। माली भी जो है वो छुट्टी पे है। मालिक को किसने छुट्टी दी है? कोई छुट्टी नहीं होती। मालिक की भी जो है वो कोई सूरत हाल जो है वो इस वक्त हमें यहाँ पर देखने में नहीं आ रही। आगे चलते और आगे की सूरत हाल भी अगर हम आपको दिखाते हैं, वाज़े ये नाहली है, वासा इंतज़ामिया को चाहिए। ये शहर का अहम पार्क है, और ये बिल्कुल साथ साथ अगर हम आपको दिखाते हैं, अगर कोई जगह खुश्क है तो वहाँ पर जो है वो आपको कीचड़ ही कीचड़ जो है वो नज़र आएगा, और उसके साथ साथ आपको जो है वो ताहद निगाह तक जो है वो नज़र आएगा। आप पापड़ बेचते हो यहाँ पे? जी ठीक है, तो यहाँ पर रोजाना आते पापड़ बेचने के लिए? यस। तो आज तो कोई भी नहीं है यहाँ पर? उस पार्क में बेचूंगा। दूसरे पार्क में चले जाओगे? जी रोजाना यहाँ पापड़ बेचते हो? यस। यहाँ पर कितने पापड़ बिक जाते हैं आपको? बिक जाते हैं 200-300 के। 200-300 रुपए के। तो आज यहाँ पर मायूसी हुई है कि कोई भी नहीं है, पानी पानी है। उस पार्क में बेच लूंगा, बिक जाएंगे। उस पार्क में बेच दोगे? अगर वहाँ भी पानी होगा तो फिर? वहाँ नहीं है। ठीक है, ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप भी जो है वो यहाँ पर खेलने के लिए आए थे? जी हाँ। तो अब तो पानी पानी है यहाँ पर। जी खड़े हैं मायूसी के साथ खड़े हैं। जी ठीक है, मायूस जो है वो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। ये मदरसे से, क्योंकि जुम्मे का दिन होता है तो इन मदरसे के बच्चों की भी जो है वो छुट्टी होती है। आप भी मदरसे से आज यहाँ पर आए हैं खेलने के लिए? जी तो पानी पानी यहाँ पर है। जी। क्या मुतालबा करना चाहेंगे इंतजामिया से? कि पानी साफ करें। पानी खुश्क किया जाए जी ताकि वो रोन के बहाल हो सके। जी रोन के बहाल हो सके। आप हमारा तो मुतालबा यह है कि सर हम तो रेडी लगाने वाले मजदूर हैं, हमें तो रेडी नहीं लगाने देते यहाँ पार्क के साथ। PHA वाले। PHA वाले जी PHA लगाने नहीं देती रेडी। हमारी वजह से ना किसी गाड़ी को तंग करते हैं हम, ना किसी चीज को तंग करते हैं। हमें तंग करके रखते हैं, हमारा आते हैं सामान समून लेके चले जाते हैं, चीजें मुतालबा करते हैं कोई चीज़ का?
मुतालबा तो ये करते हैं कि हमें रेडी लगाने दें यहाँ। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब बुखारी आपका। आपको बताएं बहावल विक्टोरिया अस्पताल का किडनी सेंटर बुनियादी दवाइयों से भी महरूम। सेंटर में गुर्दों की आम अद्वियात की भी किल्लत, बाहर से अद्वियात मंगवाने पर पाबंदी से मरीजों का इलाज मुआवजा मुतासिर होने लगा। लवाहिकीन परेशान, हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत के हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पंजाब के दावों के बरक्स सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत पूरी ना हो सकी। बाहर से अद्वियात मंगवाने पर पाबंदी से मरीजों का इलाज मुआवजा मुतासिर। बहावल विक्टोरिया अस्पताल किडनी सेंटर में बुनियादी अद्वियात की भी कमी, डॉक्टर्स और लवाहिकीन के मसाइल बढ़ गए। मरीज की हालत के बरक्स डॉक्टरों का बाहर से अद्वियात लिख कर देने से इनकार। लवाहिकीन कहते हैं ना अस्पताल से अद्वियात मिल रही हैं और ना बाहर से ले सकते हैं। जाके डॉक्टर साहब को हमने चेक करवाया तो उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी। मैं फार्मेसी पे गया तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये मेडिसिन हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा आपके पास नहीं है तो मुझे लिख के दे दें, आपके पास नहीं है। उन्होंने कहा हम आपको लिख के नहीं दे सकते, ये डॉक्टर लिख के देंगे। डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा जी आप बाहर से लेके आए। लवाहिकीन का मजीद कहना था कि सरकार का मुफ्त इलाज भी रहमत की बजाय जहमत बन गया है। बाहर से अद्वियात लेने की पाबंदी फौरी तौर पर उठाई जाए। अस्पताल में अद्वियात मौजूद नहीं तो क्या मरीजों का इलाज बंद ही कर दिया जाए। लिख के दे दो, मैं बाहर से ले लूँ ये मेडिसिन। कहते हैं हम नहीं लिख के देंगे, ये मैडम मरियम नवाज लिख के देंगी। ये डॉक्टरों का कहना है तो हम फिर क्या करें, कहाँ से जाके मेडिसिन लें। ये नॉर्मल मेडिसिन है, कोई इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। एब्रेफोलिक और च्यूगल को ज़्यादा महंगी नहीं है, वो भी यहाँ पे हमें नहीं मिल पा रही है, फिर हम कहाँ जाएं। लवाहिकीन का कहना था कि बाहर से अद्वियात लिख कर देने की पाबंदी से डॉक्टर्स की सर्विस और मरीजों का इलाज मुतासिर हो रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुदिहाना, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, एक तरफ शहरी दवाइयों से महरूम, दूसरी तरफ सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। सरगोदा में कद्दू, बैंगन, गोभी जैसी आम सब्जियां भी 250 रुपए किलो तक जा पहुंची हैं। सब्जी की रोज बरोज बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हो गए। सरगोदा में सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सब्जी मंडी में कद्दू, बैंगन, गोभी जैसी आम सब्जियां भी 250 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी हैं, जबकि टिंडे 600, आलू 120 और टमाटर 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि अब सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। जी आज मैं बाजार गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे टिंडे जो हैं वो तकरीबन 600 रुपए किलो हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आम शहरी जो है वो उसको खरीदारी कर सकता है, तो लिहाजा इस पे हुकूमत को चाहिए ज़रा गौर करे। कद्दू, बैंगन, गोभी सब्जियों के रेट जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं। तो आजकल जो है रेट इनका 250 से 300 जो है वो मिल रहा है मार्केट में। तो आवाम पहले ही बिजली के बिलों और महंगाई की सताई हुई आवाम है, तो इनको चाहिए कि रेट जो है उनको कम करे। दुकानदारों का कहना है कि सैलाब की वजह से सब्जी की पैदावार कम हो गई है। मंडी में आड़ती महंगी सब्जी देंगे तो वो भी महंगी ही फरोख्त करेंगे। अवाम का कहना है कि सब्जियों की कीमतें पहुंच से दूर होती जा रही हैं, जो जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रोही न्यूज, सरगोदा। मुल्तान कचहरी चौक में ट्रैफिक की बंदिश में इजाफा। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी से मुलाकात। वक्त में सदर डिस्ट्रिक्ट बार जावेद डोगर और सेक्रेटरी मलिक नौमान शामिल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी, कचहरी में 4 मंजिला पार्किंग प्लाजा की तामीर मुकम्मल है। पार्किंग प्लाजा अगले माह फंक्शनल कर दिया जाएगा। पार्किंग प्लाजा फाल होने से ट्रैफिक ब्लॉकेज भी खत्म हो जाएगी। आपको अपडेट करें, मुल्तान कचहरी चौक में ट्रैफिक की बंदिश में इजाफा। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी से मुलाकात। वफ्द में सदर डिस्ट्रिक्ट बार जावेद डोगर और सेक्रेटरी मलिक नुमान शामिल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी, कचहरी में 4 मंजिला पार्किंग प्लाजा की तामीर मुकम्मल है। पार्किंग प्लाजा अगले माह फंक्शनल कर दिया जाएगा। पार्किंग प्लाजा फाल होने से ट्रैफिक ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी। मुल्तान में रैशनलाइजेशन का अगला मरहला आज से शुरू। सरप्लस असातिज़ा के लिए खाली असामियों की तस्दीक 28 जुलाई तक जारी रहेगी। 30 जुलाई को पोस्टिंग ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। आपको अपडेट करें, मुल्तान में रैशनलाइजेशन का अगला मरहला आज से शुरू। सरप्लस असातिज़ा के लिए खाली असामियों की तस्दीक 28 जुलाई तक जारी रहेगी। 30 जुलाई को पोस्टिंग ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। जलालपुर पीरवाला में खातून के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। उमर रसीदा खातून का पोता कातिल निकला।
मुलजिम गिरफ्तार। इस हवाले से सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मकतूला एक कमरे के मकान में अकेली रहाइश पसीर थी। खातून को दौरान डकैती पोते ने ही कत्ल कर दिया था। कातिल पोते को 24 घंटे में गिरफ्तार करके छीनी गई रकम भी बरामद कर ली गई। उनका मजीद क्या कहना है, हमारे नाज़रीन को सुनवाते हैं। थाना सिटी जलालपुर ने एक बहुत ही अहम केस सॉल्व किया है, जिसमें दादी को पोते ने कत्ल कर दिया और कत्ल के पीछे एक लालच छुपा हुआ है, एक ऐसा हिर्स छुपा हुआ है जिसकी तकमील के लिए उसने रिश्तों की तकद्दस का भी एहसास नहीं किया। जिस टीम ने इसको ट्रेस किया है, जिन्हें एसएसपी ऑपरेशंस हैं, मतलब डीएसपीज हैं, एसएचओ हैं, तो मैं तमाम टीम को अप्रिशिएट करता हूं। जिस बारीक बीनी से इन्होंने वहां पे काम किया, इनके प्रोफेशनलिज्म की अक्कासी करता है। इन्होंने तमाम जो वहाँ पे घर थे उनका मर्दमशुमारी एक तरह से की कि कौन सा लोग मौजूद हैं, कौन से नहीं मौजूद, क्योंकि पुलिस का एक तासर है कि जब कोई इतना बड़ा जुर्म होता है तो मुलज़म अमूमन रूपोश हो जाता है, इस डर से कि किसी तरह से उसको पकड़ ना दिया जाए। जब मुलज़म एक रूपोश हो गया तो उसका इन्होंने डाटा के ज़रिए से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए से सुराग लगाया। जब उसको गिरफ्तार किया तो इसकी जेब से जो मकतूला थी उसकी एक बाली बरामद होगी, जिसने उसको इस तमाम क्राइम के साथ कनेक्ट कर दिया। बाकी जो नकदी गई हुई थी, इसी तरह बाकी जेवरात थे, वो बाद में इंटेरोगेशन से उस पोते से बरामद हो गए। अगर ये बर वक्त कार्रवाई ना होती तो पोते ने भी हफ्ते बाद वापस आ जाना था, उसके अलावा कोई शाहिद थे नहीं, तो ये अंधा कत्ल अंधा ही रह जाना था। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब वारदात होती है तो उस वारदात होने के बाद के 8-10 घंटे बहुत अहम होते हैं। अगर उस दौरान आपने बारीक बीनी से तमाम एविडेंस का जायज़ा ले लिया है, डाट्स को कनेक्ट कर ले, तो मुलज़िम तक पहुंचा जा सकता है। तो इनके लिए बहुत सारी शाबाश और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ इसी प्रोफेशनलिज्म के साथ, इसी जीव के साथ ये आइंदा भी काम करते रहेंगे। शुक्रिया। बहुत ज़्यादा नहीं थी, 50,000 से ज़ायद की रकम नहीं थी। अगर आप उसके सोने की देखें, 5 या 6 तोले सोना था, तो बहुत सी। दुल्हन कत्ल केस में मुलजिम यासीन की जमानत मुल्तान हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस सदाकत अली ने फैसले में कहा, मुलजिम किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। मकतूला इरम को ससुरालियों ने पेट्रोल छिड़क कर जलाया। मकतूला की शादी इशफाक से 1.5 साल कबल हुई थी। मुद्दई के वकील का पुलिस पर दफा 7 ATA न लगाने का इल्जाम। मुलजमान के वकील फिरोज समान अदालत में पेश हुए। केस एडिशनल सेशन जज तारिक बशीर की अदालत में ज़ेर समाअत। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, दुल्हन कत्ल केस में मुलजिम यासीन की जमानत मुल्तान हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस सदाकत अली ने फैसले में कहा, मुलजिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब के मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान किया। लाखों तलबा और तालबात ने इम्तिहान में कामयाबी समेटी। मगर नुमाया हासिल करने वाले तलबा में से अक्सरियत उन बच्चों की है जिनके वालिदैन बच्चों पर मेहनत के साथ साथ खुद भी मुशक्कत भरी जिंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल, ये वतन तुम्हारा है, तुम ही हो पासबान इसके। वतन के होनहार बच्चों, शाबाश। मुस्तकबिल के मेहमारों को सिटी न्यूज नेटवर्क की तरफ से कामयाबी मुबारक। अज़म हो पुख्ता, इरादा हो जवान, इल्म देता है इंसान को उड़ान। गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले तुलबा ने पंजाब के तालीमी बोर्ड में भरी ऊंची उड़ान। इस चीज को खुद पे हावी नहीं होने दिया कि वो सब्जी फरोश के बच्चे हैं या फिर इनके वालिद भट्टा मजदूर हैं। मुझे था कि अगर मैं मेहनत ज्यादा करूंगी तो इंशाल्लाह मैं अपनी पोजीशन को अपग्रेड कर सकती हूँ, और वही हुआ कि मैंने अपनी पोजीशन अपग्रेड की। सब्जी फरोश के बेटे फैजान रजा ने लाहौर बोर्ड से 1186 नंबर हासिल किए। फैसलाबाद की सरकारी स्कूल्स की तालिबात ने तो कमाल कर दिखाया, तमाम पोजीशंस अपने नाम की। फैसलाबाद से सिलाई मशीन के मिस्त्री की बेटी अक्सा ने जनरल ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की। समरा रामी ने दूसरी और जहरा बतूल ने तीसरी पोजीशन ली। झंग के भट्टा मजदूर के बेटे फैसल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। झंग से ही तीसरी पोजीशन लेने वाले अली साबिर के वालिद मेहनत मुशक्कत करके बेटे को तालीम दिलवाते हैं। यकीनन इस कामयाबी का क्रेडिट
میں اپنے والدین کا نام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہی کی یہ ساری کوشش ہے. رکشہ چلانے والے کے بیٹے اور دینی مدرسے میں زیر تعلیم محمد احمد افضل نے ملتان بورڈ سے میٹرک آرٹس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. ملتان بورڈ سے دوسری پوزیشن لینے والے احمد خالد کے والد کھیتی باڑی کر کے بیٹے کو تعلیم دلواتے ہیں. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ ہم نے آج میٹرک بورڈ میں آرٹس گروپ سے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. الحمدللہ دوسری پوزیشن آئی ہے اور میں بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کامیابی سے نوازا ہے. بہاولپور سے آرٹس گروپ پرائیویٹ طلبہ میں دکاندار کے بیٹے حافظ عامر نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ عمر قدوس نے دوسری، بس کنڈکٹر کے بیٹے اسد رضا تیسرے نمبر پر رہے. صادقآباد کی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی سرکاری اسکول کی طالبہ بھارتی رام کھنہ نے بغیر کسی ٹیوشن کے 1100 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن لی. گجرانوالہ کے طلبہ نے تو ریکارڈ قائم کر دیا. پہلی 3 پوزیشنز پر 19 طلبہ و طلبات کامیاب ہوئے. اگر میں بات کرنا چاہوں کہ کامیابی کس کے نام کروں تو سب سے پہلے میرے پیرنٹس آ جاتے ہیں. اس کے بعد بات کریں تو ٹیچرز، ان کی ایفرٹس، ان کی دعائیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں. اس کے بعد پھر محنت وغیرہ آ جاتی ہے. بچوں کی کامیابیاں دیکھ کر والدین خوشی کے آنسو بہاتے دکھائی دیے. کہتے ہیں ان کی تعلیم میں وجوہات آڑے آئیں مگر وہ اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے. بچوں نے بھی اپنے مستقبل کا بتا دیا. کسی نے سیاستدان تو کسی نے سائنسدان بننے کا ارادہ ظاہر کیا. کچھ کے مطابق وہ بیوروکریسی میں خدمات انجام دیں گے، جبکہ اکثریت نے افواج پاکستان میں خدمات انجام دینے کا ارادہ ظاہر کیا. خرم گورجانی 24. صادقآباد کی بھارتی کھنہ رام بنی محنت، عزم اور کامیابی کا نشان. بہاولپور بورڈ میٹرک جنرل گروپ میں سیکنڈ پوزیشن لے کر بھارتی اپنے علاقے کا فخر بن گئی. شاندار کامیابی کے بعد بھارتی کھنہ رام کا گھر پہنچنے پر شاندار استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. صادقآباد کی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی بھارتی کھنہ رام نے میٹرک میں میدان مار لیا. گورنمنٹ لو انکم اسکیم اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن کی طالبہ بھارتی نے بہاولپور بورڈ آرٹس گروپ میں 1100 نمبرز کے ساتھ سیکنڈ پوزیشن اپنے نام کی. اس کے والد جوتے پالش کرنے کا کام کرتے ہیں. انہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی بیٹی کو تعلیم دلوائی اور اس کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا. بھارتی کی شاندار کامیابی پر پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. گھر پہنچنے پر اہل علاقہ نے اس کا شاندار استقبال کیا اور اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. بھارتی کھنہ رام کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں. یہ کامیابی اس کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میرے والد کا نام کھنہ رام ہے جو کہ محنت کرتے تھے اور ہمیں پڑھایا لکھایا، اور میں اس ایوارڈ کا کریڈٹ میں اپنے والدین اور ٹیچرز کے نام کرنا چاہتی ہوں. ٹیچرز نے مجھے انت تک محنت سے پڑھایا لکھایا اور مجھے سمجھایا کہ آگے چل کے میں کچھ کر سکتی ہوں، اور میں آج اس مقام پر کھڑی ہوں، اور میرے والدین کا بھی بہت ہاتھ ہے میری کامیابی میں. بھارتی کھنہ رام نے اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. بھارتی کی کامیابی یہ ثابت کرتی ہے کہ محنت اور عزم سے ہر خواب کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. کیمرہ مین اویس کے ساتھ محمد فرحان اقبال، روہی نیوز، صادقآباد. دوسری جانب ریلوے اسٹیشن ملتان پر صفائی مزید بہتر بنانے بارے بڑی پیش رفت. خانہ والو ملتان اسٹیشن پر 3 اسکربر اور موپنگ مشینیں استعمال ہوں گی. ریلوے اسٹیشن کی صفائی کے لیے جدید مشینری اسٹیشن پر پہنچ گئی. آپ کو اپڈیٹ کریں، ریلوے اسٹیشن ملتان پر صفائی مزید بہتر بنانے بارے بڑی پیش رفت. خانیوال اور ملتان اسٹیشنز پر 3 اسکربر اور موپنگ مشینیں استعمال ہوں گی. میاں والی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر. حکومت پنجاب نے میاں والی کے لیے 7 نئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی. حکومت کو منظوری کے لیے 12 منصوبوں کا پرپوزل بھیجا گیا تھا. حکومت پنجاب نے میاں والی کے لیے 7 نئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شعیب رضا خان کہتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول کی 3 اسکیموں کی منظوری ملی، جن میں بیچلر ہاسٹل، ڈپٹی کمشنر آفس اور کندیا طاہر آباد روڈ شامل ہیں. بیچلر ہاسٹل کے لیے 2 کروڑ، سڑک کی تعمیر کے لیے 1.5 کروڑ اور ڈی سی آفس کی بحالی کے لیے 1 کروڑ مل چکا ہے. تھانہ صدر کی تعمیر کے لیے 6 کروڑ کی منظوری ہوئی ہے، جبکہ مقبول خیل چوکی ڈی پی او آفس کی بحالی کے لیے 2 کروڑ مل گئے ہیں. ٹوٹل 3 اسکیمیں جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے لیول کی تھیں وہ اپروو ہوئی ہیں، جن میں بیچلر ہاسٹل ہے، ڈپٹی کمشنر آفس ہے اور ایک روڈ ہے طاہر آباد کالونی تک جاتی ہے کندیا شہر سے. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کا کہنا ہے کہ تمام منصوبوں کے تکمیل کے لیے فنڈز سے ماہی بنیاد پر فراہم کیے جائیں گے. جو فنڈز ہوتے ہیں یہ کوارٹرز میں آتے ہیں. 20% پہلا کوارٹر ہوتا ہے، پھر 30% ہوتا ہے، پھر 30% ہوتا ہے اور پھر 20% ہوتا ہے. یہ ریشو ہوتی ہے. جبکہ جو آن گوئنگ اسکیم جو پہلے چل رہی تھیں ہماری 16 اسکیمیں، ان کے سارے فنڈز جو ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں.
ڈپٹی ڈائریکٹر شعیب رضا خان کا مزید کہنا تھا کہ ٹینڈرنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، اگست کے دوسرے ہفتے میں کام شروع ہو جائے گا۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روحی میاں والی۔ ملتان میں فضائی آلودگی کے خاتمے کا مشن، محکمہ ماحولیات نے بھٹوں پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ مہم کے دوران شہر کے 480 بھٹوں پر 28,000 پودے لگائے جائیں گے۔ ملتان میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے محکمہ ماحولیات کا منفرد اقدام، شہر کے 480 بھٹوں پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مہم کے دوران 28,000 سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات ڈاکٹر طاہر عباس اور بھٹا ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ بھٹا جات جو ہیں ان پہ آج ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم 2 ویک کے اندر تمام ملتان کے جو بھٹا جات ہیں وہاں پہ جو ٹارگٹ ہمیں گورنمنٹ EPA پنجاب کی طرف سے دیا گیا ہے 28,000 پودے جو ہیں وہ مختلف مقامات پہ ہم نے لگانے ہیں۔ 4-5 دن پہلے ہمیں کہا تھا کہ ہم نے ٹری پلانٹیشن کرنی ہے، ہم نے انتظام کیا، ہمیں ان کا منصوبہ بہت اچھا لگا ہے، ہم نے اپنے دل و جان سے پوری کوشش کیا اور اچھے سے اچھے پودے لیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کی رکھوالی بھی کریں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات ڈاکٹر طاہر عباس کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ مکمل کریں گے۔ مقصد صرف پودے لگانا نہیں بلکہ سبزے کو فروغ دینا اور لوگوں کو پودوں کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ مہم صرف سرکاری سطح تک محدود نہیں بلکہ بھٹا مالکان اور وہاں کام کرنے والے مزدور بھی اس میں شریک کیے گئے ہیں تاکہ ان پودوں کی دیکھ بھال کو یقینی بنایا جا سکے۔ جیسا کہ ہمارے DG صاحب نے اور ہمیں ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے پودے لگانے ہیں بٹھوں پہ، تو اس مہم کو لے کر آج ہم لوگ یہاں آئے ہیں پلانٹیشن کرنے تاکہ ماحول کو زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی بنایا جائے۔ ہم ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ ملتان کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں اور ہر بٹھے پہ پودے لگوا رہے ہیں۔ یہاں بھی آج بہاولپور روڈ پہ بھی پودے لگوا رہے ہیں اور اس بٹھے پہ 30 پودے ہم نے لگوائے ہیں۔ صدر بھٹا ایسوسی ایشن ملک شہزاد نے کہا کہ اب بھٹوں پر بھی پودے لگائے جا رہے ہیں، ہم ان کی باقاعدہ دیکھ بھال کریں گے اور یہاں کام کرنے والے مزدور بھی ان درختوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کیمرہ مین محمد کامران کے ساتھ الشبہ آصف، روہی، ملتان۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔